ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन वंदे भारत डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप लोग थर्ड पार्ट तक देख चुके हैं, पहले पार्ट में आपने देखा मैकेनिक्स 1, दूसरे पार्ट में देखा मैकेनिक्स 2, थर्ड पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हीट। दिस इज आवर फोर्थ पार्ट इन विच वी विल स्टडी अबाउट एसएचएम वेव मोशन। एसएचएम मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। वेव मोशन में जो पोर्शन है मेनली स्पेशली जो एनडीए का सिलेबस है वो है साउंड वेव। ठीक है, तो ध्वनि तरंग इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एसएचएम है आपका सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, शार्ट में इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे और ध्वनि तरंग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन वेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल इज। हिंदी में भी देख लीजिए, एक कण 0.1 मीटर आयाम से सरल आवर्त गति करता है तो माध्य स्थित से कितनी दूरी पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाती है। वेरी गुड। तो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एसएचएम से वेव मोशन से 2 क्वेश्चन फिक्स है, कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा ही, 3 भी आ सकता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन तक आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग एसएचएम एनडीए के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना आप जान लीजिए, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट भी कवर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो एसएचएम सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में एक होता है आवर्ती गति। आवर्ती गति मतलब पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन। सेकंड है आवर्ती गति है, आवर्ती गति के बाद आपका होता है दोलन, जिसको आप लोग बोलते हो वाइब्रेशन। ठीक है, दोलन के बाद होता है सरल आवर्त गति, जो है आपका एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आवर्ती गति किसको बोलते हैं? इफ एनी मोशन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर ए डेफिनेट टाइम। अगर कोई गति है एक निश्चित समय के बाद रिपीट हो रही है तो उसे आवर्ती गति बोला जाता है। दोलन क्या होता है? दोलन में होता है मीन पोजीशन, ये जैसे लोलक है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आपका होता है लोलक। तो ये आपका है इस तरह से, तो ये हो जाता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के इधर उधर जो गति होती है ये कहलाती है दोलन। यही दोलन, यही वाइब्रेशन इफ इट्स पाथ इज स्ट्रेट लाइन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब हुआ, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मान लो ये इस तरह से, कोई एग्जांपल इस तरह से देना, चलिए ठीक है, तो इस तरह से अगर ये ऐसे जाए तो ये हो गया दोलन। लेकिन अगर यही पार्टिकल इस तरह से ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो उसे बोला जाता है एसएचएम। तो एसएचएम को किसे बोलते हैं? ए वाइब्रेशन which path is straight line, which path is straight line। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये तो हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है कि जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो, थोड़ा अप्रोच भी आपकी बने। लेकिन थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसएचएम क्या होता है? ए वाइब्रेशन विच पाथ इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ इफ ए पार्टिकल
ऑसिलेशन भी इसको बोला जाता है, ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इफ ए पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर मीन पोजीशन के इधर उधर सरल रेखा में गति करे तो उसे बोला जाता है सरल आवर्त गति। इसको हम लोग एक सरल आवर्त को स्टडी करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस सर्किल लेते हैं, ये रेफरेंस सर्किल है, और रेफरेंस सर्किल में अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो ये थीटा है और ये डिस्टेंस y है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका है। अब मान लो सर्किल का रेडियस a है, ठीक। तो जो ये है इसको बोला जाता है, मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है और A N है मान लो, तो Q से इस पर हमने नॉर्मल डाला है, तो नॉर्मल जो पॉइंट है ये इस लाइन पे जितने भी नॉर्मल पड़ेंगे, तो पार्टिकल यहाँ आ गया तो नॉर्मल यहाँ, पार्टिकल यहाँ आ गया तो नॉर्मल यहाँ, पार्टिकल यहाँ आ गया तो नॉर्मल यहाँ। तो ये नॉर्मल का मतलब फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट्स ऑसिलेट इन दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे पहले ये पॉइंट कहाँ गया, यहाँ गया, फिर उसके बाद पॉइंट यहाँ आया, नीचे आया, यहाँ आया। अगर इसको एक सिंबॉलिक देखें तो पार्टिकल का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आप बोल सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन रेफरेंस सर्किल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन रेफरेंस सर्किल परफॉर्म SHM। तो जो संदर्भ वृत्त है इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो आपको कौन गति दे रहा है, सरल आवर्त गति। तो इसी को बोला जाता है सरल आवर्त गति। और इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये इक्वेशन कैसे बनेगी। अगर देखा जाए, अगर ये त्रिभुज लीजिए आप, ट्रायंगल OQN, तो OQN में आप देखेंगे साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर y अपॉन a, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ SHM, इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। तो ये SHM का फॉर्मूला है, और मतलब इक्वेशन है y बराबर a साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा। हिंदी में अगर इसे जानेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लंब पाद की जो गति होगी एक सरल आवर्ती गति होगी संदर्भ वृत्त में, और इक्वेशन हो जाएगा y बराबर a साइन थीटा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर ये इक्वेशन आपको मालूम है तो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ SHM बाय नोइंग दिस फार्मूला। y इज इक्वल टू a साइन थीटा। a को यहाँ पर बोला जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, ठीक है। y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कितनी दूर तक गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वेरी गुड। उसके बाद एक टर्म यहाँ पे है थीटा, तो थीटा को हम लोग बोलते हैं ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और y बराबर a साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ये विस्थापन का समीकरण हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, SHM का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है।
अगर हमको कण का वेग निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, if you are really interested to calculate the velocity of particle at a particular time, you can easily differentiate this because dy by dt is equal to velocity, वेग। तो dy by dt हो जाएगा a cos ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन cos ओमेगा टी, अगेन ओमेगा टी का हो जाएगा तो ओमेगा, dy by dt को भी लिख सकते हैं a ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया v इज इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने इस तरह से लिया है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो y बराबर ए साइन थीटा या ए साइन ओमेगा टी, v बराबर ए ओमेगा cos ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, लास्ट इसमें हम देखेंगे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन आपका होगा डबल डिफरेंशिएशन। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आपका आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर ये एक्सीलरेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी और a, तो आपका हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब v बराबर हो गया ए ओमेगा cos ओमेगा टी। अगर समराइज किया जाए इन तीनों इक्वेशन को तो तीनों इक्वेशन से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो पहला इक्वेशन आपका हो गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा हो गया ए ओमेगा cos ओमेगा टी, थर्ड इक्वेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ही लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये थ्री इक्वेशन हो गया। अगर हम इसमें फोर्स पूछें, एनर्जी पूछें, तब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आप एफ इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से एसएचएम की एक और डिफिनीशन निकल करके आती है कि पार्टिकल इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स नेगेटिव साइन, देन इट इज कॉल्ड या इट परफॉर्म एसएचएम। अदरवाइज इफ फोर्स इज, इसको बोला जाता है रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इसको रेस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल ये है आपका। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू मेमोराइज इट। आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। अब आते हैं हम लोग एनर्जी पे। एनर्जी इक्वेशन। तो एनर्जी कितने प्रकार की होती हैं? दो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा है आपकी, स्थितिज, और ये आपकी है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन। वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकलता है? वी नो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी वाई। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आपका कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर
वाई और डी वाई। इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से लेकर के y तक, तो आपको वर्क मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस वर्क डन विल बी stored in the form of potential energy, potential energy। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सिस्टम पे किसी निकाय पे कार्य किया जाए तो वह कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो वही एसएचएम में भी होगा कि आपका जितना भी वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है कि जितना भी मतलब वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया, माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया है आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी सिंपल। हाउ यू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कास ओमेगा टी, ये हो गया। वाई को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए साइन थीटा, और वाई को अगर ए वाई स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो वाई को हम लोग लिख सकते हैं ए साइन थीटा, या इसको वाई के रूप में बदल लें डिस्प्लेसमेंट के रूप में, या इसको थीटा के रूप में बदल लें, चाहे जिसे कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म के रूप में आपको फार्मूला याद होना चाहिए। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कास ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, कास स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो चलिए ए स्क्वायर अंदर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी भी इस रूप में लिखा जा सकता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये सारी चीज़ें आपके एसएचएम में दिया है। तो दिस इज द कंप्लीट फार्मूला ऑफ एसएचएम। एसएचएम में सरल आवर्त गति में इससे बाहर कुछ नहीं है, जो भी डिस्कशन होगा सिर्फ इतने में ही होगा। तो यू हैव कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट्स एसएचएम टॉपिक। अब इसमें हम लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे ये बोल दिए कि y के किस मान के लिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यही है कि एक कण 0 मीटर आयाम से सरल आवर्त गति करता है, तो माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। तो हम लोग, ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ही, पहले से ही है, और कॉन्सेप्ट हमने सारा आपको बता दिया कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हों ये इक्वेशन देख करके, फिलहाल हम कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन में दिया है के इज इक्वल टू पी ई। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आपका बचा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर उधर लेते जाइए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। तो अगर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2 है तो आप कोशिश मेमोराइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इतना बड़ा लगाने से अच्छा इतना कैसे। आप याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगा तो किस बिंदु पर होगा? उस बिंदु पर होगा जहाँ पर कि y क्या होगा a बाई रूट 2, जहाँ a क्या है एम्पलीट्यूड है। तो a आपको दिया हुआ है 0.2, हियर गिवन a इज इक्वल टू 0.1 मीटर। वैल्यू पुट कर लीजिए तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 अपान रूट 2। तो चलो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे 2 हो गया, तो 0.1 बाई 2 इंटू रूट 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.05 रूट 2। तो 0.05 रूट 2 दैट इज़ द आंसर। तो आई थिंक इसमें सी पार्ट दिया है, तो 0.05 रूट 2 मीटर। ठीक है, तो कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कोई कण सरल आवर्त गति में है तो दोलनी कण, जो दोलनी कण है त्वरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? त्वरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सारी बात हम लिख दे रहे हैं। y बराबर a साइन ओमेगा टी, v बराबर a ओमेगा कास ओमेगा टी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इतना चीज़ हम लोग स्टडी कर लिए एसएचएम में। ऐसे से सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर इतना मेमोराइज है, एसएचएम में इतना मेमोराइज करके जाते हैं तो यू कैन डिराइव ऑल द इक्वेशन, यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 का भी आंसर यहीं से आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से क्या आया कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, इन एसएचएम is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to displacement of particle, displacement of particle, acceleration of particle in SHM is directly proportional to displacement of particle with opposite direction, with opposite डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसलिए है बिकॉज निगेटिव साइन इज देयर। तो निगेटिव साइन बताता है कि अपोजिट साइन के साथ त्वरण, त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा के साथ, विस्थापन के विपरीत दिशा के साथ समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा के साथ समानुपाती होता है। और जो बात त्वरण के लिए होती है कभी कभी फोर्स के लिए भी पहुंच सकता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स, आज प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ अपोजिट डायरेक्शन।
तो ये भी आपको बल से भी पूछेगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। इस क्वेश्चन में त्वरण से पूछा है, तो इसका आंसर कौन सही होगा इसमें? पहला दे रहा है यह सदैव वेग की विपरीत दिशा में होता है, गलत है। यह दोलन की आवृत्ति के समानुपाती होता है, दोलन की आवृत्ति के समानुपाती होता है, गलत है, स्क्वायर है। कोई कण सरल आवर्त गति में दोलनीय कण के त्वरण से संबंधित, त्वरण से पूछ रहा है, समानुपाती होता है। जब गति अधिकतम होती है तब यह न्यूनतम होता है, वेरी गुड। जब गति अधिकतम होती है तब यह न्यूनतम होता है। तो त्वरण के बारे में पूछ रहा है। गति अधिकतम कब होगी? देखो त्वरण और ये वेलोसिटी, जब गति अधिकतम होगी तो cos थीटा अधिकतम कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 0। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो y को आप क्या लिख सकते हो? y होता है आपका त्वरण में, देखिए y बराबर a sin थीटा। जब थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा अगर 0 लोगे तो cos मैक्सिमम होगा, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी त्वरण क्या होगा? 0। जब वेग अधिकतम होगा तो त्वरण क्या होगा? न्यूनतम होगा। बिल्कुल, तो ये आंसर सही है कि जब गति अधिकतम होती है तब एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसको और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि v बराबर a ओमेगा cos थीटा और अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y को लिख लेंगे a sin थीटा और y बराबर a sin थीटा। थीटा बराबर 0 को बोला जाता है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। थीटा बराबर 90 को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, उच्चतम बिंदु। तो ये न्यूनतम बिंदु है और ये आपका है थीटा बराबर 90 उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। वेरी गुड। तो यहाँ से सारी एनालिसिस आप कर सकते हैं कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? थीटा बराबर 0 रख दीजिए। थीटा बराबर 0 जैसे ही रखेंगे तो मेन पोजीशन में वेलोसिटी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। v बराबर a cos, v बराबर a ओमेगा आ जाएगी। थीटा बराबर 90 पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। थीटा बराबर 90 पे अल्फा क्या आएगा? मैक्सिमम। थीटा बराबर 90 पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? मैक्सिमम। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन दोनों क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये अल्फा मैक्सिमम तो y भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका तो डायरेक्ट है। और वेलोसिटी में अपोजिट होता है, एक न्यूनतम है तो एक अधिकतम होगा। तो यहाँ से आप इसको एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। आइए हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्टिकल्स हुज डिस्प्लेसमेंट x and acceleration ax are related as follows is executing simple harmonic motion। तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन को ax लिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है? ax और y की जगह क्या है? x। वैल्यू पुट कर लीजिए तो ax इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ax इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो कौन रिलेशन इसमें सही है? ए पार्ट दिया है ax इज इक्वल टू प्लस 3x, बी दिया है ax इज इक्वल टू प्लस 3x स्क्वायर, सी दिया है ax इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, डी दिया है ax इज इक्वल टू माइनस 3x। तो यही आंसर सही है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट के क्या है? समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओमेगा को हम लोग लिखते हैं, ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई टी, जहाँ पे टी क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि अगर एसएचएम की इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस 3x है तो बताइए टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ओमेगा स्क्वायर कितना दिया है? 3,
तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √3, तो √3 इज इक्वल टू 2π/t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2π/√3। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए के एग्जाम में। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपके 3, 1, 4, 1, 5, 6 क्वेश्चन आपको मालूम है, तो आप इजीली SHM को पढ़ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थर्ड क्वेश्चन का। वेरी गुड। उसके बाद क्या कहते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन, ये ज़्यादा मैथ का है। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, y बराबर b cos ओमेगा t से व्यक्त करते हैं, तो ए सर्कुलर पाथ रेडियस a, ठीक है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, x बराबर a sin ओमेगा t और y बराबर b cos ओमेगा t। तो पहला आंसर दिया है इसका, ए त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करता है, ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस बी त्रिज्या के वृत्ताकार पर गति करता है दीर्घवृत्तीय पथ पर, सीधी रेखा पथ पर। ठीक है, तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी है, y बराबर क्या है b cos ओमेगा टी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर केवल एक डायरेक्शन में होता, स्ट्रेट लाइन मोशन होता, क्योंकि ये 2D मोशन है, a बराबर cos b, तो स्क्वायर करके आप इसे जोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी जानते हैं कि इलिप्स का क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है इलिप्स का, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फिजिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा टी। द मोशन इज, इस तरह से दिया है। अगर इसका आप लोग क्या कहते हैं, x बराबर cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। cos थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन जब उसका स्क्वायर फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर cos का ग्राफ बनाइए तो cos का ग्राफ इस तरह से बनता है, और स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो क्या ये क्या कहते हैं, SHM है, SHM नहीं है ये, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट जितना आगे जाए उतने पीछे जाए, तो कहीं ना कहीं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए, जबकि यहाँ पे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए SHM नहीं है, SHM नहीं है, लेकिन पीरियाडिक है। पीरियाडिक इसलिए है क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ये गति रिपीट हो रही है, मोशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक तो नहीं है, लेकिन ये आवर्ती है, पीरियाडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। इसका आंसर होगा कि मोशन पीरियाडिक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग, तो SHM के बारे में जितना हम लोगों ने बताया है इतना बहुत है। थोड़ा सा ही हम लोग वेव का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ठीक है, वेव के बारे में, तो वेव में जो हमारे सिलेबस में है वो है केवल साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव के बारे में सारी जानकारी हमको होनी चाहिए, और SHM के बारे में जितना हमने बताया उतना सफिशिएंट है। एक फार्मूला आप लोग और याद रख लीजिएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल T = 2π√L/g, टाइम पीरियड ऑफ
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो ये पेंडुलम का आपका टाइम पीरियड है। वेरी गुड। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि अगर लेंथ हमने बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जी हमने घटा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि पृथ्वी पर अगर किसी पेंडुलम का टी कम है तो पृथ्वी के ऊपर जाओगे तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप यल और जी किस तरह से यल बदल रहा है, किस तरह से जी बदल रहा है, उससे क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम में भी क्वेश्चन आते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई, अगर यल को 4 गुना कर दिया गया तो टी कितने गुना हो जाएगा, इसको 4 करोगे तो टी 2 गुना हो जाएगा। जी को 1/4 कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 1/4 करोगे तो 4 ऊपर जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी से बन सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने बता भी दिया है। और एक ग्राफ भी कभी कभार पूछते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, और क्या कहते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनता है। तो ये आपका होता है प्लस ए, ये आपका होता है माइनस ए, ये आपका 0, और स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी आ जाती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस मीन्स एसएचएम में संपूर्ण ऊर्जा डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर नहीं करती है। वही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएचएम में जो संपूर्ण ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है, दैट ओनली डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ओमेगा एंड मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये आपका होता है देखो काइनेटिक एनर्जी। जब y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, y 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये टोटल एनर्जी का है। तो ग्राफ भी इस तरह से होता है। तो कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग इसको करके जाएंगे, ठीक है। तो वेव का ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेव का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट एसटीपी इज। तो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में साउंड की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी। तो वेव में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग वेव के बारे में केवल साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव केवल हमारे तरंग जो है, तरंग गति में केवल ध्वनि तरंग है हमारे सिलेबस में, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। एयरफोर्स में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एनडीए में जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल क्या है, ध्वनि तरंग, ठीक है। तो ध्वनि तरंग के बारे में हम लोग ज़्यादा स्टडी इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 6 अगर करना चाहेंगे तो हमको ध्वनि की चाल का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि अलग अलग गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो इसके लिए आइए हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले वेव क्या होता है। तो इट इज़ द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है। अगर किसी माध्यम में हम विक्षोभ उत्पन्न कर दें तो विक्षोभ एक स्थान से, और डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वेव की अगर डिफिनीशन मिला जाए, इफ वी क्रिएट ए डिस्टर्बेंस मतलब विक्षोभ, डिस्टर्बेंस in a medium it travels from one place to another place, that is called wave, तो इसे हम लोग वेव कहते हैं। अगर किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न कर दिया जाए, जैसे हम लोग एक रस्सी वाला एग्जाम्पल देते हैं कि रस्सी को अगर एक जगह
खूंटे पे बांध दिया जाए, नेल पे बांध दिया जाए, ऊपर नीचे करें तो डिस्टर्बेंस आगे तक जाता है। और बहुत बचपन में हम लोग तालाब में पत्थर फेंकते थे तो देखते थे तालाब में पत्थर जब पड़ता था तो वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था और वो विक्षोभ तालाब के किनारे तक पहुँच जाता था, तो वो भी वेव मोशन है। ठीक है, तो इसी को तरंग बोला जाता है। इसकी जो जो फिजिकल डिफिनीशन होगी फिजिक्स की, तो उसे बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन आता है कि ध्वनि तरंग में किसका क्या कहते हैं स्थानांतरण होता है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस without another place without significant move of particle, significant move of particle, movement of particle। तो कण बहुत ज़्यादा नहीं चलता है अपने, मतलब कण अगर देखा जाए तो अपने स्थान पे वो वाइब्रेट करता है और उसके माध्यम से इस कण के वाइब्रेशन के माध्यम से जो ऊर्जा है और संवेग है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है वेव मोशन। तो वेव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अगर उससे देखा जाए गति के माध्यम से कि किस में गति करती है तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, इट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, बिना माध्यम के ये चल सकती है। जबकि मैकेनिकल वेव इट नीड्स मीडियम, मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के नहीं चल सकती है, मीडियम। और दोनों वेव मिला करके दो प्रकार की होती हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक आपका होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल को बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंग और ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, तो दोनों की एकदम सिंपल डिफिनीशन है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव चलता है उसी डायरेक्शन में क्या कहते हैं पार्टिकल चलते हैं। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन और ये आपका है रेयर फ्रैक्शन, इसे रेयर फ्रैक्शन बोला जाता है। रेयर फ्रैक्शन मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़न और इसको बोलते हैं विरलन। तो साउंड वेव हमारे सिलेबस में है और कैसी तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि साउंड वेव को कौन वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो साउंड वेव नीड्स मीडियम। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछें कि अगर क्या कहते हैं चंद्रमा पे कोई व्यक्ति बोलता है और दोनों क्या कहते हैं 300 मीटर की दूरी पर हैं, दो व्यक्ति हैं चंद्रमा पे खड़े हैं और एक व्यक्ति बोलता है, तो बताइए दूसरा व्यक्ति कितने सेकंड बाद सुनेगा। तो दैट इज फुलिश क्वेश्चन। अब बिल्कुल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि साउंड डज नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। साउंड बिना मीडियम के नहीं चलता है और चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो आवाज़ उसको सुनाई नहीं देगी। तो दैट इज वेरी बेसिक अबाउट साउंड। तो ध्वनि केवल कहाँ चलता है, माध्यम में। ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चलता है। तो हमारे सिलेबस में है ध्वनि। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज in the direction of, yeah, parallel to the direction of velocity of wave, that is longitudinal wave. If velocity of the particle is perpendicular to the velocity of the wave, जैसे ये है तो कण इधर चलता है, ये कण का वेग है, कण का वेग,
और तरंग किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेव के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ देखेंगे कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। सबसे पहले ये भी जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है वो तीनों माध्यम में चलता है, सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है और गैस में भी चलता है। जबकि ट्रांसवर्स वेव जो होता है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, क्योंकि लाइट तो सब माध्यम में चल सकता है, तो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड, तो जो अनुप्रस्थ तरंग है केवल सॉलिड में चलता है, लॉन्गिट्यूडिनल सॉलिड। तो साउंड की वेलोसिटी, मतलब अगर लॉन्गिट्यूडिनल की वेलोसिटी रखी जाए सॉलिड में तो v बराबर होता है अंडर रूट गामा बाई रो, गामा लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए, गामा बाई रो, या इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, कुछ भी यहाँ लिख दीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ, ये क्वेश्चन इससे थ्योरेटिकल और पूछ देता है कि ये सॉलिड में होता है, सॉलिड में लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे और पूछ लेता है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव किस बात पर निर्भर करती है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया पे निर्भर करती है एंड इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी और इनर्शिया मतलब मास मतलब डेंसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको बोला जाता है इलास्टिक। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव डिपेंड्स ओनली ऑन द इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है साउंड का वेलोसिटी वो एयर में है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, तो v बराबर होता है अंडर रूट गामा p बाई रो, ठीक है। ये है क्या कहते हैं, एक न्यूटन का भी फार्मूला है, v बराबर अंडर रूट p बाई रो, ये न्यूटन्स फार्मूला है, न्यूटन का सूत्र। ये लाप्लास का है, लाप्लास करेक्टेड फार्मूला, ठीक है। तो लाप्लास करेक्टेड फार्मूला है। इसका एक फॉर्म और होता है v बराबर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, जहाँ एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस में, और गामा आप लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, ठीक है। आर भी आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो वेलोसिटी जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज़्यादा साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना ही मॉलिक्यूलर वेट घटेगा उतना ही साउंड की वेलोसिटी घटेगी। तो इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 बाई t2, ये फार्मूला लगा दीजिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और v1 बाई v2 कितना दिया है आपका, मतलब दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाई m1, यहाँ से आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाई m1, तो इजीली यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन 6 सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 हो गया। 7, एट विच टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 1.5 टाइम्स टू वेलोसिटी ऑफ 7 डिग्री। तो यहाँ से v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 बाई t। t1 को हमेशा किस में रखेंगे, केल्विन में, चाहे t1 हो चाहे t2, दोनों टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में। तो हमेशा केल्विन में टेम्परेचर रख के सॉल्व करेंगे। तो v1 बराबर दिया है v और 1.5v इज इक्वल टू अंडर रूट 273 प्लस 7 डिवाइड बाई t2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आए यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में होकर संचरित होती हैं तो कौन सी भौतिक राशि पारगत होती है। हमने बताया व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो वेव की प्रॉपर्टी है कि जब वेव ट्रेवल होती है तो कौन कौन चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। मास इसलिए क्योंकि सचम करता है पार्टिकल, तो मास भी हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा और एनर्जी हो जाएगी। तो तीनों हो जाएगा, मास, मोमेंटम और एनर्जी, द्रव्यमान, ऊर्जा एवं संवेग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पिच ऑफ द साउंड। तो पिच के बारे में पूछ रहा है। तो जो साउंड होता है उसकी जो क्वालिटी होती है कि ह्यूमन वॉइस है, मतलब मेल वॉइस है कि फीमेल वॉइस है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द पिच। पिच बोला जाता है उसको, पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच डिफाइंस क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड, तो हाई पिच होती है फीमेल की और लो पिच होती है मेल की, लो पिच, ठीक है। तो साउंड की क्वालिटी हम लोग पिच से निकालते हैं। तो इसमें कोई लाउडनेस अलग चीज़ होती है, पिच अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति से नहीं, प्रबलता से कोई संबंध नहीं है। पिच अभिलक्षण है जिसके द्वारा पुरुष स्त्री के बीच भेद कर सकते हैं, ठीक है। तो किस संगीत में, हाँ इसमें है साधारण मूल आवृत्ति की सन्नादी होती है। तो ये हालांकि जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक होती है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक को हम लोग बोलते हैं सन्नादी, जिसको बोलते हो हार्मोनिक होता है। तो जो साउंड की क्वालिटी होती है हार्मोनिक, वो तो आर्गन पाइप सिलेबस में हो, तो आर्गन पाइप से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। तो इस क्वेश्चन में दे दिया है आपको, सही आंसर से मतलब है। तो इसका मतलब ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति से संबंधित होती है, ये बात गलत है। प्रबलता जो है तो वो जो ध्वनि की प्रबलता होती है, लाउडनेस ऑफ साउंड, ये होता है 10 log I/I0। तो प्रबलता की ये सूत्र होता है लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो वो आंसर गलत है, बाकी सब इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डॉपलर का प्रभाव किस पर क्या कहते हैं लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर प्रभाव अगर मोटे तौर पर देखें तो डॉपलर का मतलब होता है कि अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स मतलब स्रोत और ऑब्जर्वर मतलब श्रोता, ऑब्जर्वर, तो ये स्रोत है और ये श्रोता है, ठीक है। स्रोत और श्रोता, तो स्रोत और श्रोता, जो सोर्स मतलब जैसे हम साउंड निकाल रहे हैं तो हम सोर्स है, श्रोता कौन है, जो सुन रहा है। इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ या रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन वी लिसन द इसको बोलते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। वी आर नॉट एबल टू लिसन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन वी हैव द रिलेटिव मोशन। अगर हम लोगों के पास रिलेटिव मोशन होगा तो हम लोग उसकी जो रियल फ्रीक्वेंसी है वो नहीं सुन पाएंगे। इसी को बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट, इसी को बोला जाता है डॉपलर का प्रभाव। तो डॉपलर इफेक्ट दोनों के लिए होता है, साउंड वेव के लिए भी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, साउंड वेव के लिए भी होता है और लाइट वेव के लिए भी होता है। तो डॉपलर इफेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल हम फार्मूला नहीं बता रहे हैं। तो डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है कि साउंड वेव भी देता है और लाइट वेव भी देता है, ध्वनि तरंग भी और प्रकाश तरंग भी। तो क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में पूछ रहा है कि डॉपलर इफेक्ट कौन कौन देता है। तो ध्वनि तथा प्रकाश दोनों तरंग, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि अगर किसी तारे से आने वाली तरंग की लंबाई समय के साथ बढ़ती है तो तरंग की लंबाई मतलब वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और वी है रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। कोई ब्रह्मांड है और तारा है, मान लो तारा मतलब ब्रह्मांड में कोई स्टार है, स्टार से रोशनी आ रही है पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पे आ रही है। तो अगर जो इनके बीच रिलेटिव मोशन है
मान लो ये कोई भी प्लैनेट है और ये स्टार है, अगर ये दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर ये पास आएगा अगर ये, तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ घटेगी। इसको एक नाम भी दिया गया है जिसको बोला जाता है रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट एक को बोला जाता है और एक को ब्लू शिफ्ट, ठीक है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट बोला जाता है, रेड मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रकाश प्रिज्म में हम लोग करते थे तो 7 रंगें निकलती हैं, 3 4 5 6 7, तो 7 रखती है, तो ये क्या होता है रेड, और ये क्या होता है वायलेट, जिसको आप लोग बोलते हो बिग ग्योर, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है। तो रेड शिफ्ट का मतलब हुआ वेवलेंथ का बढ़ना। अब वेवलेंथ का बढ़ना मतलब प्लैनेट का दूर जाना, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट दूर जा रहा है, कोई पिंड दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट आएगा, वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर नज़दीक आ रहा है तो उसे ब्लू शिफ्ट बोला जाएगा और वेवलेंथ घटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूर जाती हुई, गोइंग अवे। क्यों गोइंग अवे होगा, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, तो वो दूर जाएगा। तो ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये 11th क्वेश्चन का डिस्कशन था, हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स या ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, कोई भी अगला लेक्चर लेके आएंगे। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, इसमें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि हमको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। और जितना आज हमने पढ़ाया है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इतना आप डिस्कशन इसमें सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो कम से कम आपका एनडीए का 3 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ओके, थैंक्स, वंदे भारत।